नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ पारुल। शख्सियत में आज ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो है तो पॉलिटिशियन, लेकिन उसके अलावा पॉलिटिशियन से ज्यादा लोग इन्हें प्यार करते हैं। समाज सेवा के लिए ये जाने जाते हैं। लोग जब इनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं तो समाधान उन्हें जरूर मिलता है। तो मुलाकात कीजिए अरुणेश्वर सारंग सिंहदेव साहब का, जो कि कांग्रेस नेता हैं और बहुत ही अच्छे समाज सेवक भी हैं। बहुत स्वागत है अरुणेश्वर जी आपका। नमस्कार पारुल जी, थैंक यू सो मच। आपने चर्चा की हम लोगों से। सिंहदेव साहब, जैसे कि मैंने परिचय में भी बताया कि पॉलिटिशियन तो आप हैं ही, कांग्रेस नेता तो आप हैं ही, लेकिन उसके अलावा आपने ज्यादा प्रायोरिटी जिसे कहते हैं वो आपने समाज सेवा यानी सोशल वर्क को ज्यादा दी। इसके पीछे का कारण क्या? जब मैं छोटा था, स्कूल से ही हम लोगों के घर में कांग्रेस की राजनीति का एनवायरनमेंट रहा, तो कांग्रेस के बारे में जानकारी भी ज़्यादा मिली और पढ़ा भी, नीतियाँ भी अच्छी लगी। इंडिपेंडेंस मूवमेंट से लेके गरीबों के उत्थान वाली जो बातें थी और जो डिप्राइव्ड हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी मदद के लिए खड़े होना, ये मुख्य धारा की बातें थी। बाकी तो बहुत लंबी फिलॉसफी है, उसमें सेक्युलरिज्म भी है, उसमें सबको साथ लेना भी है, देश का विकास भी है, बहुत सारी बातें हैं। तो उससे मैं प्रभावित था और बचपन से ही मुझे तीन चीज़ें पढ़ने का बहुत शौक था: रिलीजन, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स। मैंने कभी कॉमिक्स वगैरह और ये सब फिक्शस चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं, स्टोरी बुक्स वगैरह बहुत कम पढ़ता था मैं। यही तीन चीज़ें मैंने ज़्यादा पढ़ी। स्कूल से ही इंटरेस्ट था, फिर कॉलेज में एनएसयूआई की राजनीति में रहा, फिर मध्य प्रदेश एनएसयूआई का यहाँ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहा, राजकुमार जी और हम साथ थे। और उसके बाद ऑल इंडिया एनएसयूआई के जॉइंट सेक्रेटरी बनने का मौका मिला। फिर मैं रशिया भी गया भारत के एक डेलीगेशन से वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल के लिए एज जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया एनएसयूआई। बहुत अच्छा एक्सपोजर था। गॉर्बेचोव साहब ने मॉस्को में 138 देशों का एक सम्मेलन किया था युवाओं का, युवा युवतियां सब वहाँ थे। बहुत ही अच्छा एक्सपोजर था हम लोगों के लिए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो राजनीति में आगे आने के मौके होते हैं वो विधायकी और सांसदी यही सब होते हैं। उसमें हमारे घर से ज़्यादा निर्णय ये था कि मदर के बाद हमारे ब्रदर जो हैं वो पॉलिटिक्स में ये वाला पार्ट देखें और हम लोग जो है बाकी संगठन का और कांग्रेस के दूसरे काम को देखें। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। पहली बार मैं बिजनेस करने गया जो मुझे आता ही नहीं था। एंड पहला काम जो मैंने किया उसमें एक 50,000 रुपये का टैग प्रिंटिंग का काम लिया मैंने, जिसमें मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट 5,000 के करीब था। पर वो स्कूटर के पेट्रोल के खर्चे वर्चे ही नहीं डाल पाया मैं, इतनी समझ ही नहीं थी। तो कुल मिला के 1100-1200 रुपये ही कमा पाया मैं। पर अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे कामों में भी जाना हुआ। सोशल वर्क तो जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग होते हैं उनके आसपास मंडराता ही रहता है। अब अगर हार्डकोर पॉलिटिक्स में आप चले गए तो सोशल वर्क के लिए टाइम निकाल पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप किसी जनता के प्रतिनिधि बन जाते हैं, आप पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, तो उतनी जनता जो आपको वोट करके आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है, सबसे पहला दायित्व आपका उनके लिए हो जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारे लोग सोशल वर्क उतना ही करना चाहते होंगे जितना मैं, पर इनको समय नहीं मिल पाता होगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है और मुझे लगता है दिलचस्पी है जानना कि आपको सरगुजा महाराज के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद जब आपके बारे में अगर लोग दर्शक जान रहे हैं तो वो ये भी जान रहे होंगे कि आप इतने बड़े पर्सन होकर, इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बाद भी आपने बिजनेस किया और आप ये भी बता रहे हैं कि 1100-1200 रुपये उसमें अर्निंग हुई है, सबसे बड़ी बात है। टुडेज पॉलिटिक्स, आज की पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं। सरकार कांग्रेस की आ गई है, यानी आपकी आ गई है। पिछली सरकार और सरकार में कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं पर्सनली? पिछली सरकार और इस सरकार में जो सबसे बड़ा मेजर फर्क मुझे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि बातें तो पिछली सरकार भी बहुत अच्छी करती थी। मैंने तो कई पब्लिक फंक्शंस अटेंड किए हैं जहां सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, पर अमल कमजोर दिखा मुझे। ये सबसे बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है। और कमलनाथ जी के आने के बाद मध्य प्रदेश में और भूपेश बघेल जी के आने के बाद छत्तीसगढ़ में अमल बहुत दिख रहा है मुझे। जो जो घोषणाएं इन्होंने अपने घोषणा पत्र में की थी, बिंदुवार उनको लेके रोज कोई ना कोई काम का नतीजा मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और हम लोगों को तो वैसे भी जानकारी रहती है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा फर्क देख रहा हूं मैं।
क्या कहेंगे आप, इन दिनों यूटर्न बहुत ज्यादा हुए हैं सरकार के, काफी चीजों पर वापसी की है सरकार ने, चाहे मीसाबंदियों का मैटर हो, वंदे मातरम वाला मैटर हो, किसानों की तारीख को भी लेकर कई बार सवालात किए गए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? एक एक करके हम बात करते हैं। मीसाबंदियों के बारे में तो कोई ऐसा मेजर यूटर्न नहीं हुआ। हो सकता है बात पहली बार में साफ नहीं हुई हो, दूसरी बार में पॉलिसी के रूप में साफ हो गई। और वंदे मातरम के बारे में भी एक भ्रम पैदा हुआ कि बंद हो रहा है, वो बंद नहीं किया जा रहा था, व्यवस्थित किया जा रहा था। तो व्यवस्थित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था को बंद करके ही नई व्यवस्था लागू होनी थी, वैसा ही हुआ। जो नोट आप इसकी बात कर रहे हैं ऋण माफी की, तो ऋण माफी में ये हुआ कि जो इनिशियल प्लान था उसमें कुछ ऐसी जानकारियां मिली जहां पे फर्जी लोन की बहुत जानकारियां मिली, जहां किसानों के पास जब सरकार के लोग पहुंचे तो उसमें उन्होंने कहा हमने तो ये लोन लिया ही नहीं, हमारे नाम से ये कहां से आ गया। तो एक नया उसमें अंश और जुड़ गया जो जांच का भी था, और देने की प्रक्रिया अब आप देख रहे हैं चालू हो चुकी, पहुंच रहे हैं अब लोगों के पास। काफी रतलाम से जो शुरुआत हुई है वो काफी अच्छी मानी जा रही है। सीएम कमलनाथ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनको पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके साथ उठना बैठना है, उनकी शैली अलग है काम करने की। पिछले सीएम यानी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बात करें तो काफी उनका लोगों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, कई बार तो हमने देखा कि एक दिन में 3-3 गाँव में पहुंचे वो। लेकिन यहाँ सीएम कमलनाथ थोड़े से डिफरेंट हमें दिखाई देते हैं, वो मंत्रालय में ज्यादा समय देते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये अपनी अपनी स्टाइल होती है काम करने की। जैसे कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, मैं अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करूं तो मुझे गोविंद नारायण सिंह जी का जमाना अच्छे से याद है, अर्जुन सिंह जी का जमाना अच्छे से याद है, पीसी सेठी साहब का जमाना याद है, श्यामाचरण जी शुक्ला का याद है, और बीजेपी के कुछ चीफ मिनिस्टर्स जो रहे हैं उनका अच्छे से याद है, सकलेचा जी का, जोशी जी का, बाबूलाल गौर जी का, उमा भारती जी का। आप देखें सबकी अपनी अपनी एक काम करने की शैली है। दिग्विजय सिंह साहब बहुत यंग चीफ मिनिस्टर बने थे मध्य प्रदेश के, और उन्होंने एक मेजर परिवर्तन मुख्यमंत्री के नाते किया था। पहले मुख्यमंत्री काफी अनअप्रोचेबल होते थे, ये बहुत ही अप्रोचेबल मुख्यमंत्री बने, और ये इस चीज को शिवराज जी ने कंटिन्यू किया। उनको शायद इस बात ने प्रभावित किया होगा कि दिग्विजय सिंह जी काफी सरल थे और अप्रोच करना उनको बहुत आसान था। दिग्विजय सिंह साहब का जो मेजर क्रिटिसिज्म आता है वो पावर सेक्टर को लेके और सड़कों की जो हालत खराब रही 2003 में उसको लेके आता है। ज्यादा उसमें किसी ने रिसर्च नहीं किया और बोला नहीं कि ऐसा हुआ क्यों। मूल वजह ये थी कि 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमारे सारे पावर एस्टैब्लिशमेंट्स छत्तीसगढ़ को चले गए, तो ये इंटरस्टेट प्रॉब्लम जो आई, पावर की प्रॉब्लम वहां से थी, जिसको सॉल्व करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कदम उठाए, जिसका पूरा फायदा शिवराज जी को मिला। ये नॉर्मल है फायदा मिलना, इसमें कोई ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है। ऐसे ही रोड का हुआ। आप मानते हैं पुरानी सरकारें जो करती है, फिर नई सरकार जब उस पर्टिकुलर एरिया में आती है तो उसका फायदा उस सरकार को मिलता है? डेफिनेटली। सरकार कौन है, बीजेपी कौन है, कांग्रेस कौन है? हम समाज के 5000 लोग हैं, इसमें से आधे इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं। तो कोई एलियन नहीं है, कोई दूसरे प्लेनेट से आने वाले लोग नहीं है, कोई दूसरे देश के लोग नहीं है। तो सभी हम भारतीय हैं जो अलग अलग विचारधारा, अलग अलग रंगों से अपना काम करना चाहते हैं। कभी कभी राजनीति के चक्कर में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या कर देते हैं जो अच्छी नहीं लगती मुझे। जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक भावना का उपयोग करके एक्सट्रीम थॉट आप प्रोपोगेट करते हैं, मैं उसको ठीक नहीं मानता। मुझे लगता है कि धर्म सबकी एक व्यक्तिगत चीज है और उसको पूरी शिद्दत के साथ उसको मानना चाहिए, लेकिन घर के अंदर, सड़क पे नहीं। बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं सर, आपको हमने ज़्यादातर स्पोर्ट्स में भी देखा है। एमपी छत्तीसगढ़ में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं वहाँ आप हमें देखते हैं। और एक देखा जाए तो क्रिकेट को लेकर ज़्यादा आपका खुद का भी दिलचस्पी रही है। किस तरह से देखते हैं आप मध्य प्रदेश में कितनी सुविधाएं हैं खिलाड़ियों के लिए, और अभी क्योंकि आपकी सरकार आ चुकी है तो आगे क्या आप चाहते हैं कि होना चाहिए? क्रिकेट मेरा बहुत ही पसंदीदा खेल है और स्पोर्ट्स से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। एडवेंचर स्पोर्ट्स भी मुझे बहुत पसंद है। राइफल शूटिंग मेरा बहुत ही प्रिय स्पोर्ट है, और क्रिकेट और राइफल शूटिंग में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया है। अभी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मैं लाइफ मेंबर हूँ, और मैं ज्योतिरादित्य जी का आभारी हूँ कि उन्होंने फाइनेंस कमेटी में मुझे रखवाया, और जो भी मेरे इनपुट्स थे मैंने दिए। और मेरा ऐसा मानना है कि क्रिकेट एक खेल है,
जिसने भारत में सबसे अच्छा काम किया है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक कारणों से क्रिकेट एसोसिएशन को दबा करके एक जुडिशियल लोगों की बॉडी बना करके वहां पे क्रिकेट संचालित किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जब शुरू हुआ था तो बहुत ही उसके पास व्यवस्थाओं की कमी थी। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा के, स्पॉन्सर्स की मदद से, शासन की मदद से भारतीय क्रिकेट को आज वहां पहुंचा दिया है कि भारतीय क्रिकेट दुनिया में डोमिनेट करती है। आज हमारा कहा हुआ शब्द बहुत सीरियसली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल लेता है। तो ये सब अचीवमेंट्स हैं। एक ऐसा बोर्ड था जिसके पास अपने पैसे, अपने मैदान नहीं थे, और आज एक ऐसा बोर्ड है जो सारे प्रदेशों में अपने मैदान बना रहा है। शासकीय व्यय से नहीं बनाता, वो जमीन क्रय करता है या शासन से पेमेंट पे लेता है और उसके बाद इन मैदानों को निर्माण करता है। यहां तक कि क्रिकेट ने दूसरे खेलों को भी फंडिंग दी है। तो इस मॉडल को एप्रिशिएट करने की जगह, इसको एमुलेट करने की जगह शासन के लोगों ने इसमें रोड़ा लगाया, इसको रोका और मैच फिक्सिंग को आधार बनाया। मैच फिक्सिंग क्रिकेट क्राइम नहीं है, मैच फिक्सिंग एक क्राइम है जिसके लिए शासन में नियम कानून सब बंधे हुए हैं। अब वो मैच फिक्सिंग कोई भी करे, कोई क्रिमिनल करे या क्रिकेटर्स करें या कोई भी करे, उसको सजा होनी चाहिए। इसमें बोर्ड का आपने इस्तेमाल करके उनको रोक करके पूरी बोर्ड की व्यवस्था क्यों ले ली? आप अंबानी जी की फैक्ट्री क्यों नहीं ले लेते? अगर अच्छा कर रही है तो क्रिकेट बोर्ड ही क्यों चाहिए आपको? और दूसरे खेल हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, वो इतना अच्छा नहीं कर पाया, वो क्यों नहीं ले रहे आप? वहां सुधार की बात क्यों नहीं कर रहे आप? मुझे ठीक नहीं लगता है। इस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप अच्छा नहीं खेल के लिए। बिल्कुल। और जब खिलाड़ी खुद जब आगे बढ़ना चाहते हैं और वहाँ पर जब उन्हें सुविधाएं, थोड़ी सी अभाव लगता है सुविधाओं का, उस मामले में आपका क्या कहना है? क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी विलेज एरिया से भी, ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई अच्छे खिलाड़ी हमें मिल रहे हैं, एमपी को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं? कुछ सुविधाओं में कमी आपको लगती है? बिल्कुल लगती है। ये मैं यहाँ दो लोगों की बहुत तारीफ करूंगा, एक दिग्विजय सिंह साहब की और एक यशोधरा जी की। दिग्विजय सिंह साहब जब मुख्यमंत्री थे तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बजट जरूर कम था, लेकिन उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट्स जैसे रूरल इंजीनियरिंग सर्विस है, पीडब्ल्यूडी है और जो ग्रामीण विकास के काम कर रहे थे, उनसे गांव-गांव में मैदान डेवलप कराए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। देखिए, मैदान होंगे तो बच्चे वहां अपने आप आएंगे, बच्चे वहां आएंगे तो कुछ ना कुछ खेलेंगे, वहां से उस टैलेंट को फिर उठाना पड़ता है, एक किसी सेंटर में लाना पड़ता है। इसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो यशोधरा राजे सिंधिया जी इसमें मिनिस्टर बनी और इन्होंने बजट को कई फोल्ड बढ़ाया। उसके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, तारीफ करता हूं। लेकिन उसके बाद मैंने उसको और बढ़ाने के लिए जब उनसे दरखास्त की तो उन्होंने शायद उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। 100-200 करोड़ के बजट से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अभी संचालित होता है मध्य प्रदेश में, ये बहुत कम है। अगर हम छोटे राज्य देखें और उनका स्पोर्ट्स बजट देखें, जैसे केरला वगैरह है, तो पर विलेज या पर ब्लॉक या पर डिस्ट्रिक्ट जो उनकी फंडिंग है वो हमसे कहीं ज्यादा है। हमारे जिलों में इन फंड को आप बांट देंगे तो सिर्फ क्रिकेट तो है नहीं, तमाम खेल है, उतने खेलों में इस पैसे को बांट देंगे तो ये नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है इस फंड को बढ़ा के कम से कम 1000 से 1200 करोड़ रुपए अभी करना चाहिए, क्योंकि जितने जिले हैं उनमें अगर आप उस फंड को डिवाइड करेंगे इक्वली तो वो फंड अभी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर बड़े सेंटर्स में तो काफी सुविधाएं हैं, लेकिन छोटे सेंटर्स में उतनी सुविधाएं नहीं है। नगर निगम और नगरीय विकास विभाग भी इसमें काफी अच्छा काम कर रहा है। उनने अपने कई स्टेडियम्स कई जिलों में बना रखे हैं, बैडमिंटन वगैरह अदर स्पोर्ट्स की उन्होंने फैसिलिटी वहां दे रखी है, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, रनिंग फैसिलिटीज हैं। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा और मुझे लगता है, अभी मैं इस सरकार को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। पीसी शर्मा जी हम लोगों के साथ गए थे डायरेक्टर स्पोर्ट्स और कलेक्टर साहब को लेके, तो 50 एकड़ जमीन घोड़ा एकेडमी के ठीक पीछे गोरा बिसनखेड़ी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए उन्होंने आरक्षित करा के, चढ़वा के, खसरों में एंट्री करा दी है। अब बस काम शुरू होने की देर है। मुझे लगता है चुनाव वगैरह की वजह से हो सकता है थोड़ा सा कुछ महीनों का डिले हो। ये बहुत ही अच्छा कदम है। पिछले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तो 50 ऐसे प्रोग्राम मैं अटेंड कर चुका हूँ, क्रिकेट के ही सिर्फ, जहां माननीय पधारे और उन्होंने घोषणा की। खासकर जब कभी भारत टूर्नामेंट्स जीतती थी, क्रिकेट के मैचेस जीतती थी, तो वो बहुत खुश हो जाते थे और कहते थे हम भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे, मगर बस रह गया, शायद कुछ और मंजूर था। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आने वाले चुनाव के बारे में बात करें, लोकसभा चुनाव के बारे में, हाल ही में विधानसभा चुनाव को जीता है कांग्रेस ने,
क्या देखते हैं आप, क्यों हार के कारण क्या है और वो हार के कारण कितना आने वाले चुनाव को अफेक्ट करने वाले हैं? पहले विधानसभा की हम बात करते हैं। विधानसभा में जो नतीजा है, मैं इससे कुछ अच्छे नतीजे कांग्रेस के पक्ष में एक्सपेक्ट कर रहा था। तो बीजेपी ने, मुझे ऐसा लगता है, विंध्य क्षेत्र में अच्छा काम किया। कुछ दूसरी तरह की शिकायतें भी आती हैं, कुछ गलत कामों की, पर बिना प्रामाणिकता के उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद थी कि 120 से 130 सीटें कांग्रेस की आनी चाहिए थी मध्य प्रदेश में। कुछ हमारे ऐसे सीनियर्स हार गए जो मुझे पक्का था कि वो जीतेंगे, तो ये हम लोगों के लिए नुकसानदेह जरूर रहा। बीजेपी ने वहां अच्छा काम किया। बीजेपी के खिलाफ जो मेन मैं मानता हूं, जैसे जब हम ग्रामीण क्षेत्र में गए, अर्बन एरियाज में गए, सब जगह इस बार इनके खिलाफ कुछ नाराजगी थी। और सबसे ज्यादा नाराजगी यही थी कि फेसबुक हो, टेलीविजन हो, अखबार हो, होर्डिंग हो, किसी का घर हो, छाप छाप के पब्लिक मनी का दुरुपयोग करके विज्ञापनों में इन्होंने लगाया और काम नहीं हुए। ये पैसा अगर काम में लगता विज्ञापनों की जगह, तो कहीं बेहतर इनका शायद परफॉर्मेंस होता। दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि 15 साल एक सरकार जब चलती है, तो पहले 5 साल तो वो परिवर्तन लेके आती है, तो परिवर्तन के मुद्दों पे तेजी से काम करती है। दूसरे 5 साल जो होते हैं, उसमें जो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में लग जाती है। तीसरे 5 साल में एक अजीब सा अहंकार आ जाता है जनप्रतिनिधियों में भी। एक जो सरकारी सिस्टम है, वो पूरा का पूरा उस सरकार, उस सोच, उससे जुड़े पावरफुल लोगों के दायरे में काम करता है, ना कि जनता के लिए। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे कम लोग प्रभावित होकर खुश होते हैं और ज्यादा लोग प्रभावित होकर नाराज होते हैं। ये मुख्य कारण था जिसकी वजह से सरकारें यहां और छत्तीसगढ़ में बदली। यही वजह है कि अब मंत्रियों को एहतियातन तौर पर अगर हम कहें तो कहा गया है कि आप जनता से मिलिए, लोग आपसे मिले। जी हाँ, बिल्कुल इसीलिए कहा गया है। वो जन प्रतिनिधि हैं। और जो आप सिस्टम की बात कर रहे थे कमलनाथ जी की, मैं वो बात कहना, हाँ, काम को लेकर, उनकी स्टाइल को लेकर, उनका यही मानना है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जनता का प्रतिनिधि विधायक होता है और विधायकों का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री होता है। तो वो जनता के बीच उनके प्रतिनिधि को भेज के उसकी प्रॉब्लम उसके माध्यम से सॉल्व कराने में विश्वास रखते हैं। जहां उनको जाना जरूरी होता है, अवश्य जाते हैं, लेकिन जगह जगह खुद जाके और काम ना हो, उससे कहीं अच्छा है कि जो काम करा सके उसको भेजें, उससे कामों की वो लेके और यहाँ आके इंश्योर करें कि वो काम डिलीवर हो जाए, लोगों को उनके नतीजे मिले। सिर्फ हाँ, तो बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़े बड़े पद संभाले हैं, भारत के लेवल पे संभाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संभाले हैं। ये तो मैं कहूंगा, कांग्रेसी हूं इसलिए थोड़ा आपको वैसा लगेगा, लेकिन ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। कभी कभी बातें होने लगती हैं कि वो दूसरे लोग भी इंटरफेयर कर रहे हैं। वो इंटरफेरेंस नहीं है, वो सहयोग है। आपका इशारा कहीं दिग्विजय सिंह साहब की डांट को लेकर तो नहीं था, जिन्होंने मंत्रियों को डांटा? उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हमारी जो चुनाव, डांटा तो मीडिया का शब्द रहा होगा, उन्होंने पॉइंट आउट किया। वो सीनियर कार्यकर्ता, सीनियर लीडर हमारी पार्टी के हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोगों से बहुत ज्यादा उनका कांटेक्ट है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा कांटेक्ट अगर मध्य प्रदेश में किसी का मानता हूं, जीवंत संवाद जिसको बोलते हैं, वो उन्हीं का मैं मानता हूं। बाकी और लीडर्स का भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनका सबसे मैं अधिक और प्रभावी मानता हूं। इनको अच्छा लगता है लोगों के बीच ज्यादा रहना। तो इन्होंने एक हिदायत दी कि भाई इन मुद्दों पे हमने जनता के बीच जाके कहा है कि भाई ये प्लांटेशन वगैरह कुछ नहीं हुए। हम तो खुद यात्रा कर रहे थे, वो कर भी रहे थे, 3000 किलोमीटर चले, तो उनको नहीं दिखे होंगे, उन्होंने उस बात को रखा। दूसरी बात उन्होंने जो कही थी, वो बड़े होने के नाते वो अपने मंत्रियों को समझाइश दे रहे थे, ये कहा जा सकता है। फिर बाद में जयवर्धन सिंह जी को भी डांटने पहुंचे थे। जयवर्धन जी के विभाग से रिलेटेड कुछ जांच थी, उसके लिए भी उन्होंने कहा। फॉरेस्ट से रिलेटेड थी, उसके लिए भी उन्होंने कहा। और फायरिंग सिंहस्थ घोटाला तो जयवर्धन जी का विभाग है। मंदसौर गोलीकांड के लिए उन्होंने होम मिनिस्टर जी को, तो उन्होंने सब मंत्रियों ने भी क्लियर किया इस बात को। कहीं कुछ थोड़ी सी हुई है चीजें जिसको बहुत ज्यादा उठाकर बताया है। तो मंत्रियों ने भी पक्ष रखा कि नहीं, हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी, वो जांचें होंगी तो होनी भी चाहिए।
बिल्कुल 10% क्योटा जो सवर्णों के आरक्षण को लेकर हाल ही में अब आवाज उठाने लगे हैं खुद पूर्व सीएम, क्या लगता है आपको? जिस मामले में पिछड़े थे, अब पता चल गया कि हाँ इस मामले में आप पिछड़े थे, अब वापस उसी मामले को उठा रहे हैं? कोटा जो दिया गया है, ये कोटा अब क्या है, मैं ये जातिवाद का बहुत ही बड़ा विरोधी हूँ। मुझे ऐसा मानता है, मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि रिजर्वेशन सिर्फ 2 ही होने चाहिए। एक तो मैं ऐसा मानता हूं कि विमेन अभी भी काफी डिप्राइव्ड सेक्टर है, तो महिलाओं के लिए आगे आने का, जनप्रतिनिधि होने का एक कोटा जरूर होना चाहिए। और दूसरा कोटा होना चाहिए इकोनॉमिक ग्राउंड पे, आर्थिक जो हमारी स्थिति है जिस व्यक्ति की, उसके आधार पे। तो अगर आर्थिक स्थिति को देखते हुए सवर्णों को हम आरक्षण दे रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या कहेंगे हाल ही में जिस तरह के आतंकवादी जो गतिविधियां हमारे देश में हुई और हमने अपने कई सैनिकों को खो दिया, उसके बाद अभिनंदन देश में हुआ, क्या लगता है इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि कई मुद्दों को जिनको कांग्रेस ने उठाया था वो अभी मीडिया में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जितने भी चैनल्स ओपन कीजिए फिलहाल इन दिनों में तो सिर्फ पुलवामा घटना का जिक्र हो रहा है, अभिनंदन का जिक्र हो रहा है, और जो अभी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है स्ट्राइक के बारे में ज्यादा बात हो रही है। आपको लगता है कि राफेल मुद्दा कहीं छुप गया है, मीडिया उसे नहीं उठा रही है, या फिर आपको लगता है कि अभी बात करना ठीक नहीं है उस बारे में? वाकई ऐसा है? जी हाँ, अभी बात करना ठीक नहीं है। अभी जो टेररिस्ट ने वहां घटना की, अब उसमें भले इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हो या कोई भी बात हुई हो, कुछ ऐसी नई व्यवस्थाएं आई, जैसे लोगों को साथ जाना अलाउ कर दिया, पहले नहीं होता था कॉन्वॉय के साथ, तो ये सब बातें अभी करने की नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हुआ और हमारे बीएसएफ के लोग मरे, और ये कौन कर रहा है? टेररिस्ट कर रहे हैं। इनको कौन सपोर्ट करता है? कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुनते हैं आईएसआई करती है, और मिलिट्री जो है पाकिस्तान की वो भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक सपोर्ट करती है। तो इन तीनों के प्रति सख्त रवैया होना चाहिए, टेररिस्ट को बिल्कुल ठोकना चाहिए, उसमें कोई दाएं बाएं की बात नहीं है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक आवाज में जो खड़े होकर कहा कि नहीं बिल्कुल आप ठोकिए। प्रूफ इस बात का नहीं मांग रहे, प्रूफ इस बात का मांग रहे हैं कि जब सरकार ने सबके साथ मिलकर ये तय किया कि हम ऐसा करेंगे, कि हम आर्मी को कहेंगे कि आप करो, और ये एक्शन जो है कोई भी पॉलिटिकल लीडर बॉर्डर पे खड़े होके नहीं करता। ये एक्शंस जो होते हैं ये आर्मी करती है। तो जब उसका राजनीतिकरण या राजनीतिक लाभ कोई लेने की कोशिश करता है तो दूसरा उसको डिफेंड करता है। ये दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये बातें होनी ही नहीं चाहिए। न लाभ लेने वाले को प्रचार करवाना चाहिए टीवी और अखबारों के माध्यम से, और अगर वो करवाएगा तो दूसरे को लगता है हमको इससे डिसएडवांटेज होगा तो वो सवाल पूछने लगता है। तो ये एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों ही नहीं होना चाहिए इस वक्त। तो अभिनंदन को देखिए आप, उसका कंडक्ट देखिए आप पाकिस्तान में, और शानदार। ऐसा भारतीय होना चाहिए, ऐसे भारत के बहादुर लोग होने चाहिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, भारत का प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले सन 47 से लेके आज तक जो भारत ने ग्रोथ करी है, ये उस शक्ति का प्रमाण है अब, कि अब हम इतने सशक्त हैं कि मिलिट्री पाकिस्तान हमारे से बिल्कुल पंगे लेने की सोच भी नहीं सकता। ये सशक्त किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 47 से लेके आज तक। आप 71 में देख चुकी हैं पाकिस्तान का क्या, 96,000 सैनिक बंदूक के साथ सरेंडर करते हैं। शक्ति के आगे ही करेंगे, नहीं तो 100 लोग भी बंदूक उठा लें तो सरेंडर नहीं करेंगे। एक विश्वास जो मजबूत हुआ है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अपनी छवि भी सुधारने की कोशिश कर रहा था। ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। अगर भाई कभी कभी धमकाता है पाकिस्तान की भाई हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम गिरा देंगे, आपके 5-6 शहर बर्बाद हो जाएंगे। हमारे 5-6 शहर बर्बाद हो भी जाएं, अव्वल तो होंगे नहीं, हम उनको हवा में ही निपटा लेंगे, हो भी जाएं और हमने गिरा के तुम्हारे 6 शहर बर्बाद कर दिए तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, ये याद रखना। हमारे पास तो 100 शहर हैं, तुम्हारे पास तो गिने चुने शहर हैं। सर क्या कहेंगे आप, अपना फ्यूचर आगे पॉलिटिक्स में कहाँ देखते हैं? मैं अब कांग्रेस की जो बैक टीम होती है उसमें मेरा रोल ज्यादा है। जब इलेक्शंस आते हैं या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसमें मेरा रोल आगे फ्रंट पर आकर कब गेम प्ले करेंगे? अब मेरी उम्र में फ्रंट पे अब आके मैं करूंगा क्या? 2 बार का विधायक, 2 बार का सांसद बन के मैं करूंगा क्या? उससे अच्छा जो अदर कैपेसिटीज है जहां मेरा उपयोग, मेरे तजुर्बे का उपयोग मेरी पार्टी कर सकती है उसको करना चाहिए। और वैसे पार्टी के किसी आदेश को हम लोग मना नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने कभी जीवन में नहीं किया है।
एक दिन कहीं हम लोग ऐसे ब्लड ग्रुप वगैरह की टेस्टिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मैंने कहा मत चेक करो, कांग्रेस निकलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आपने अपनी पार्टी के बारे में भी बात की और साथ ही साथ अपने विचार हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया अरुणेश्वर जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और समय देने के लिए। तो आज अरुणेश्वर सारंग सिंहदेव साहब से आपने मुलाकात की, जो कांग्रेस नेता है, समाज सेवक भी हैं। किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी आपने सुना, साथ ही साथ देखा आपने किस तरह से कांग्रेस के बारे में और सीएम कमलनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनको वो काफी समय से जानते हैं और उनके काम के बारे में भी आप देख लीजिए किस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा बिलीव रखते हैं। इसी के साथ शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहें अनादि न्यूज।